हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी को। इसको डिस्कस करने के पीछे रीजन क्या है और अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इस इन चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं, एक बार हम एक नंबर देखते हैं। जैसे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो गुजरता है उसकी परसेंटेज कितना है, तो ये लगभग नंबर है 20 से 25% है ना। इसमें क्या क्या आता है, जैसे मेरीटाइम ऑयल है, नेचुरल गैसेज हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये यहाँ से सप्लाई होते हैं। जो फिर इंडिया कितना इंपोर्ट करता है ना। एक तो हम पूरा देखते हैं कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल हम अपनी ज़रूरत का 90% जो क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस 50%, एलपीजी 60%। और जितना भी हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, दूसरे देशों से मंगवाना। तो जो हम 100% जो आयात करते हैं उसका ओनली 90%, 100% में से 90% तो केवल जो हमारा इंपोर्ट होता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से होके आता है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज का यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। इस चीज को हम थोड़ा और डीप डाउन जाके समझते हैं। अभी पिछले काफी टाइम से, 1 डेढ़ महीने से यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो वैसे में ईरान ने किया गया, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे इन्होंने नियंत्रण कर रखा है, कब्जा कर रखा है। तो ये जो भी कार्गो शिप्स आते हैं जो क्रूड ऑयल लेके, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स वगैरह लेके आते हैं, ये वहां से उनको गुजरने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, शॉर्ट सप्लाई हो गई। शॉर्ट सप्लाई होने से की वजह से इनकी ज्यादा प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। फिर एक चीज ये होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें मेन पार्ट होता है वो एनर्जी सेक्टर का होता है। एनर्जी में क्या क्या आते हैं, जैसे क्रूड ऑयल से रिफाइन होके क्या बनता है, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल मान लो क्रूड ऑयल इंडिया नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो फिर उसका पेट्रोल डीजल कहाँ से बना पाएंगे, रिफाइन हो गया। क्योंकि इतना तो इंडिया में हम प्रोडक्शन खुद से कर नहीं पा रहे कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और भी हैं जैसे गैसेज वगैरह हैं जो सभी सेक्टर को प्रभावित करती हैं। फिर फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे काम रुक जाता है ना। इन्फ्लेशन बढ़ने का डर रहता है। तो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एनर्जी सेक्टर होता है हमेशा। ऐसे में हर गवर्नमेंट का, हर देश का मेन टारगेट ये होता है कि जो भी सोर्सेज उनके पास है, खुद के पास है, उनका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन हो। जैसे हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो इनके पास तेल के भंडार बहुत हैं और उन चीज़ों का उन्होंने अच्छे से यूटिलाइजेशन भी किया है। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो उत्तरी भारत वाला जो इलाका है, नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट ये है, भारत का टारगेट ये है कि इस जो सोलर पावर है इसका अधिक से अधिक यूज में लिया जाए, इससे अधिक से अधिक एनर्जी बनाई जाए, है ना। तो उसके लिए सोलर एनर्जी वगैरह, ये प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं। इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया का विजन है 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। फिर एक चीज ये जरूरी क्यों होती है, जो ग्रीन एनर्जी है इसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी, हाइब्रिड एनर्जी, है ना। हाइब्रिड में वाटर वाली होती है और विंड में जो पवन चक्कियां हैं ये आती हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब हम ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेंगे तो जो कार्बन एमिशन होता है इनमें ना के बराबर कार्बन एमिशन होता है, कार्बन उत्सर्जन। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसका बहुत ज्यादा, बहुत कम इसका एमिशन होता है। तो वहां पे पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो उसके लिए भी एक ये जरूरी है। फिर एक दूसरे देशों पर निर्भरता होती है जो एनर्जी को लेकर, जो उन पर निर्भरता होती है वो जितना कम करेंगे उतना हमारे लिए इजी रहेगा, है ना। फिर एक मेन रीजन और ये है कि इंडिया का विजन है 2047, 2047 तक डेवलप्ड भारत, विकसित भारत बनाना। तो उसके लिए भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जितना ज्यादा यूज कर पाएंगे उतना बेनिफिट रहेगा, है ना। ये यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये गुजरात में
और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड, यहाँ पे हवा का भी है और सोलर वाला। ये क्लस्टर कहाँ पे है? जैसलमेर, राजस्थान। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेक्शन वाले में जाएंगे और ये पीपीटी ओपन करेंगे, 2 जनवरी 2026 वाली, है ना। यहाँ पे हम कुछ चीज देखते हैं कि क्या ग्रोथ हमें नजर आती है। एक तो जैसे ये अपने विंड और सोलर जो प्लांट्स हैं, ये कितने स्टेट में लगा रहे हैं? ये 12 स्टेट में लगा रखे हैं। यहाँ पे ये स्टेट अलग अलग देख सकते हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ये हम अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। फिर अभी हम कुछ नंबर देखते हैं, जैसे इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन द वर्ल्ड, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 1000 गीगावाट है, जो 11% CAGR के साथ ग्रोथ कर रही है। ड्रिवन बाय ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डेटा सेंटर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और बाकी ये पूरा यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ये नंबर देखते हैं थोड़ा हम। इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्लस लार्ज कंज्यूमर बेस। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, India's real GDP grew at 6.5% in financial year 2025 and is estimated to grow at 7.4% in financial year 2026। अब ये देखें, फ्यूचर आउटलुक फॉर इंडिया इज इवन स्ट्रॉन्ग, 6.7%। फिर इंडिया का जो कंज्यूमर बेस है, जो एनर्जी इंडिया की पॉपुलेशन है 2025 में, हम ये लेके चल रहे हैं 1.46 बिलियन, 146 करोड़। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है, वो कंज्यूमर बेस उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि एनर्जी उतनी ज्यादा चाहिए होती है ना। With rapid urbanization and rising consumption, Indian infrastructure it at cusp of multi-decade super cycle। और इंडिया का टारगेट है 2047 तक 35 ट्रिलियन US डॉलर जीडीपी विद 10 से 11% नॉमिनल ग्रोथ रेट। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू ग्रो, एम एच पी MWHPA, इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा एक बार इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे ये नंबर देख सकते हैं, जैसे MWH का मतलब क्या है? मेगावाट ओवर, और PA का मतलब पर एनम। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखें, तो ग्लोबली ये कितने का एवरेज है? 3.8 मेगावाट ओवर पर एनम। अभी इंडिया का कितना है? ये 1.4। 3.8 तक भी अगर ये जाता है, तो ये यहाँ से सीधा सीधा 2.7 गुना। तो सीधी सीधी ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है। जैसे हम देखें यहाँ पे 3.8 डिवाइड बाई 1.4, तो 2.7 गुना तो यहाँ से सीधा सीधा बचा हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। फिर एक चीज और, जैसे AI डेटा सेंटर डिमांड, पावर डिमांड। एक अभी हाल फिलहाल में हमने एक न्यूज सुनी थी, देखा भी था कि गूगल है वो अपना डेटा सेंटर ओपन कर रही है साउथ इंडिया में, है ना। जब डेटा सेंटर ओपन करेंगे, तो वहां पे एक अच्छी खासी पावर की डिमांड होगी। वो पावर आएगी कहाँ से? फिर जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है ना, तो वहां पे भी उनको चार्ज करने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो कहाँ से आएगी? तो सीधा सीधा असर इन चीजों का ये पे पड़ता है। फिर जैसे 2047 तक टारगेट है विकसित भारत बनाने का, उसमें मेन रोल क्या क्या निभाएंगे, क्या क्या जरूरतें होंगी? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन जैसे स्मार्ट सिटीज बनानी है, जैसे शोर स्मार्ट सिटी का टारगेट लेके चल रही है गवर्नमेंट, है ना। और आजकल हम एक चीज और देख सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, उनके ऊपर भी जो क्रिकेट की स्टेडियम है, स्पोर्ट्स वगैरह की, वहां पे भी जो सोलर प्लेट होती हैं, ये वहां पे ऊपर लगाई जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस चीज का उपयोग में लिया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। जब जैसे अर्बनाइजेशन होगा,
तो वहां पे एक अच्छी खासी एनर्जी की डिमांड होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा औद्योगिकरण होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, है ना। रैंक्स फोर्थ ग्लोबली इन टोटल रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और एनर्जी के मामले में देखें तो अडानी ग्रीन लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेशन कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी है। तो ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, ये लेके कौन जाएगा? ये लेके जाएगी अडानी ग्रीन, है ना। अभी एक चीज मैं थोड़ा देख रहा था, CUF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको क्यों कर रहे हैं अभी हम ये चीज देखेंगे, है ना। तो ये हमने समझ लिया। तो मेन पॉइंट क्या था कि किसी भी देश का होता है वो मेन टारगेट ये होता है, जो एनर्जी उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उस पर दूसरे देशों पर निर्भर रहने की बजाय जो खुद के रिसोर्सेज होते हैं उनको अधिक से अधिक यूटिलाइज किया जा सके। एक तो हमारा पैसा कम जाएगा, है ना। और उस पैसे को हम विकास में लगा सकते हैं, उस देश की ग्रोथ में लगा सकते हैं, तो सीधा सीधा ये बेनिफिट होगा। फिर किसी पे भी निर्भरता भी नहीं रहेगी। मान लो कल को कोई अपनी सप्लाई रोक दे, भाई हम तो नहीं देंगे, बताओ क्या कर लोगे। हाँ, तो वहां पे कर भी क्या सकते हैं, जैसे अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया। तो ये होता है ना। अब हम कंपनी के मार्केट कैप देखते हैं, 1,85,686 करोड़। स्टॉक भी 113, ROC 8.70%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6%। प्रमोटर होल्डिंग्स 62.4%, प्लेस परसेंट जीरो है। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे 4.5 गुना है। 1 रुपए कंपनी का है शेयर होल्डर का, तो उनके ऊपर 4.5 गुना कर्जा है, 4.5 रुपए का। ये क्यों है, इन चीजों को भी हम डिटेल से समझते हैं। तो स्टॉक भी देखें तो 3 साल पे, 5 साल पे और 10 साल पे हम देखें तो ये जो मीडियन पी है इससे नीचे चल रहा है। किसी टाइम पे ये पी चला गया था लगभग 1850 के आसपास, 1871। और अभी ये कितना चल रहा है, 118 के आसपास, 113, है ना। तो मीडियन पी से काफी नीचे है। सेल्स देखें तो दिसंबर 2024 में 2340 करोड़ थी, अभी बढ़ के कितनी होगी, 2618। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1880 करोड़ से बढ़ के 2241 करोड़। लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो 474 करोड़ से घट के कितना रह गया, 5 करोड़। ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे हम देखें तो दो चीजें बढ़ी हैं। एक तो जो इंटरेस्ट 1251 करोड़ का था वो बढ़ के कितना हो गया, 1698 करोड़। फिर एक डेप्रिसिएशन 618 करोड़ से बढ़ के 886 करोड़। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन समझते हैं। डेप्रिसिएशन होता क्या है? मान लो हमने एक ऑफिस खोला अपना, ऑफिस खोलते हैं तो उसमें मान लो हम एक लैपटॉप खरीदते हैं 2 लाख रुपए का। उसको हम यूज लेंगे 10 साल के लिए, 10 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो वो जो 2 लाख रुपए है, जितने रुपए का वो लैपटॉप लिया था, वो जो एक बार में जो खर्च आया था 2 लाख, उसको 10 साल तक दिखाना पड़ेगा हमें, है ना। ये अकाउंटिंग रूल्स होते हैं। जबकि वो पैसा तो एक बार में यूज हो चुका, और उसको दिखाया कब तक जाएगा, जब तक उसका टाइम पीरियड है। मान लो 10 साल है, 5 साल है, जो भी उस टाइम पीरियड तक दिखाया जाएगा। तो ये ओनली एक अकाउंटिंग एंट्री होती है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये बढ़ा ही है। अब दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है। प्रॉफिट लॉस में देखें तो 2015 में 28 करोड़ की सेल्स थी, 17 में 502 करोड़, वो बढ़ के कितनी होगी, 12,499 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, क्योंकि मार्च 2025 में 2001 करोड़ का था। और अर्निंग पर शेयर भी हाईएस्ट एवर है। रिजर्व जो किसी टाइम पर इनका 2018 में माइनस में था 223 करोड़ का, वो बढ़ के कितना हो गया, 17,887 करोड़ का। फिर एक पॉइंट यहाँ पे है, बोरोइंग्स 4,000 करोड़ की थी, वो बढ़ के 88,000 करोड़ की हो गई है। अब दिमाग चकरा सकता है कि ये हो क्या रहा है। इतना तो कंपनी के पास पैसा भी नहीं है, रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल को ऐड करके, जितना इनके ऊपर कर्जा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, फिक्स्ड एसेट, जितना ये बोरोइंग बढ़ रही है उतना ही इनका फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है। फिक्स्ड एसेट का कर क्या रहे हैं ये? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, लैंड कितनी की इनके पास, 3,026 हाइएस्ट। बिल्डिंग्स, प्लांटेड एंड मशीनरी, मतलब ये पैसा काम में क्या ले रहे हैं जो बोरोइंग्स, ये पैसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा रहे हैं, उसके लिए ये बोरोइंग्स ले रहे हैं।
तो ये जो बोरोइंग्स ले रहे हैं, कंपनी कर्जा ले रही है, ये अच्छे कामों के लिए ले रही है, ग्रोथ के लिए ले रही है। अगर बोरोइंग्स बढ़ रही हैं और उसके साथ फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, CWIP बढ़ रहा है, तो वहां पे हमें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। CWIP अगर हम देखें तो 16,691 की हाईएस्ट एवर है। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो वहां पे सीधा सीधा नेट प्रॉफिट ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखे थे कि जैसे किसी एक क्वार्टर में 824 करोड़ का था, जब मान लो ये 700-800 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट आने लगेगा, तो 700 करोड़ का भी आता है, तो 2800 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बनता है। कैश फ्लो में जाके देखें हम, तो ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक भी बार इनका माइनस में नहीं गया। ये मैनेजमेंट की नीयत को दर्शाता है कि जो भी पैसा है, ये बुक्स में दिखा रहे हैं। रेशियोज में जाके देखें तो ये भी अच्छे खासे प्रभावित करने वाले हैं। डेप्टर डेज, ये 850 से घट के कितना आ गया है, इनका 50 आ गया है ना। इनका पैसा ज्यादा दिन मार्केट में फंस नहीं रहा है, इनका पैसा जल्दी आ रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल, जो पैसा इनका रोटेट हो गया आ रहा है, वो 50 दिन में आ रहा है। तो ये नंबर्स भी अच्छे खासे सुधरे हैं। ओके, अब हम इनसाइट्स में जाके चलते हैं, देखते हैं ऑपरेशनल कैपेसिटी। जो 2016 में इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी थी मेगावाट में, ये नंबर 372, वो बढ़ के कितना हो गया, 12,243 मेगावाट। सोलर CUF, अब हम मैं बताता हूँ थोड़ा, वो मैं क्यों देख रहा था यहाँ पे। ये CUF का मतलब क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, इस वजह से मैं यहाँ पे देख रहा था। तो ये 20 से बढ़ के कितना हो गया, 24.80। वॉल्यूम ऑफ एनर्जी सोल्ड मिलियन यूनिट्स, 196 मिलियन यूनिट जो 2016 में ये बेचा करते थे, वो बढ़ के कितनी हो गई, 27,969। और टारगेट ऑपरेशनल कैपेसिटी गीगावाट में इनका टारगेट है 2030 तक 50 गीगावाट का, है ना। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 62.44%। और FI के पास कितना है, 11.10%। DI के पास 4.56%। और पब्लिक के पास कितना है, 21.52%, जिसमें से 13.84% एक है और 3.41% एक है। तो पब्लिक के पास बचता है 4.67%। अगर 100 में से 4.467 हम माइनस करें तो 95.33% होल्डिंग्स बचती है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास, है ना। तो मानो किसी कंपनी की होल्डिंग्स 95% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो दुनिया के सबसे समझदार लोग होते हैं, FIDIs। प्रमोटर को तो हम छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि प्रमोटर अपने स्टॉक को इतना वो सेल नहीं करते, है ना। बाय सेल इनका काम नहीं होता, ये अपना सेम रहता है, सारा खेल होता है FIDIs का। इनके पास इतनी बड़ी होल्डिंग है, तो ये लोग पागल तो होंगे नहीं, और इनको अच्छी खासी ग्रोथ भी नजर आ रही होगी, है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DI ने कितना ज्यादा इंक्रीज किया है ना। DI लगातार बढ़ा रही है। यहाँ पे देखें जैसे FI का कितना था, 11.29% से ये कितना हो गया, 11.10%। और इनका 2.98% से कितना हो गया है, 4.56%। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है, और ये चीज हमने समझी भी है कि बिजनेस में, कि क्यों इनका बिजनेस ग्रो करेगा, है ना, कहाँ से। और बाकी डिटेल में जाके ये PPT आप पूरा पढ़ सकते हैं। इस डेटा को अच्छे से समझेंगे तो और भी ज्यादा हमें कन्विक्शन आएगी। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, RHS पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। RHS का मतलब होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है, और हेड भी फॉर्मेशन हो चुका है। ऐसे में क्या कर सकता है, ये यहाँ पे रुक के थोड़ा सा राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करके ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो एक मिनट में थोड़ा दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ से हम ये डेप्थ काउंट करके यहाँ पे ये ऊपर प्लॉट कर दें, तो ये हमारा टारगेट निकल के आता है कितना,
33% है ना। अगर हम यहाँ तक चलते हैं 2081-82 के आसपास जो प्राइस है वहां तक भी अगर ये जाता है तो 84-85% टारगेट आता है। ये यहाँ तक क्यों डिसाइड किया मैंने, क्योंकि मार्केट निफ्टी जो देखें जो ओवरऑल मार्केट को दर्शाती है उसने लगभग सितंबर 2024 में 24-25 सितंबर के आसपास शायद वो डेट है जब ऑल टाइम हाई बनाया था। तो जब निफ्टी उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी तो ये जो कंपनियां आई है वहां तक तो जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि उससे भी ऊपर जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये। ओके, तो हमने बिजनेस भी समझ लिया, हमने फाइनेंशियल भी समझ लिए और हमने टेक्निकल्स भी समझ लिए। जब हम तीनों चीज़ों को कंबाइन करके सीखते हैं समझते हैं तो हमारी कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे में होता क्या है कि मान लो हमारी बाइंग प्राइस के बाद में स्टॉक प्राइस किसी कारणवश नीचे चलने लगता है ना, और उस टाइम पे ना तो उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है और ना कोई फाइनेंशियल्स वगैरह में, तो हमें डर नहीं लगता अगर हम चीज़ों को सीख के समझ के करते हैं तो। इसलिए मेरा टारगेट हमेशा रहता है आप लोगों को हमेशा सिखाने का, ना कि कोई टिप प्रोवाइड करवाने का, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।